संजय पासवान और अश्विनी चौबे के बयान ने बिहार के सियासी गलियारों में जलजला ला दिया है। जी हां, जलजला ला दिया है। और क्या कुछ अब बिहार में बड़ा होने वाला है, इसको लेकर के आ रहे हैं खुलासा करने हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। तो आइए स्वागत करते हैं इनका और जानते हैं आज क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, अश्विनी चौबे और संजय पासवान ने जिस तरह से बयान दिया है, उसके बाद से तो बिहार के सियासत में जो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, वो यह अब 100% साबित होते हुए नजर आ रहा है कि अब बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है वो तो सर आपके पॉकेट में ही है, आप बता ही दीजिए दर्शकों को। नहीं पुरुषोत्तम, मेरे पॉकेट में नहीं है। पत्रकार का काम है सत्ता के गलियारे से खबर को निकालना। जी। पत्रकार का काम है जी। कि जो पॉलिटिशियन सोचता है उससे कई गुना आगे सोचना। मैंने पहले भी कहा था, एक और एंगल है सूत्रों से जानकारी पाना। अरे वो तो सूत्रों से जानकारी तो मिलती ही है। देखिए पुरुषोत्तम, समझने की बात है। अश्विनी चौबे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया जी। उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया जी। मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए जी। मिथिलेश तिवारी की चुनाव के हार में अश्विनी चौबे अपनी जीत देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार का कोर लीडरशिप है उसको ये लग रहा है कि गलती हमसे हो गई। तो सबसे पहला इनाम किसको दिया गया? अश्विनी चौबे को। क्या कहा गया इनको? तेलंगाना का राज्यपाल बन जाइए। अश्विनी चौबे ने उस राज्यपाल के पद को ठुकरा दिया। नहीं बनेंगे, मना कर दिया, नहीं बनेंगे। अब जरा बिहार के सियासी ड्रामे को समझिए। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं संजय पासवान जी। और संजय पासवान ने ठीक वही बात कही जो बातें देवेश चंद्र ठाकुर ने कही थी। अच्छा। देखिए, सच बोलना राजनीतिज्ञों, बहुत कम पॉलिटिशियन आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे जिनमें मादा हो सच बोलने का। देवेश चंद्र ठाकुर में मादा था सच बोलने का। देवेश चंद्र ठाकुर ने सच बोला जी। संजय पासवान में मादा है सच बोलने का। संजय पासवान ने सच बोला। और संजय पासवान ने जो बोला वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को नागवार गुजरे, लेकिन जब बंद कमरे में लोग बैठते हैं तो डिस्कशन इसी पे होता है। अच्छा, बिल्कुल सही बोला। संजय पासवान ने क्या कहा? संजय पासवान ने कहा कि यदि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होते तो बिहार में खाता नहीं खुलता। और ये मैं भी इस चीज को दावे के साथ कहता हूं कि जो राजनीति का ट्रेंड है बिहार का, जातिगत राजनीति से बिहार ऊपर नहीं उठ पाता है। तो जो ट्रेंड है राजनीति का, अगर महागठबंधन नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ा होता तो 40 का 40 सीट महागठबंधन के पास होता और नीतीश जी एक बहुत ही मजबूत लीडर के तौर पे उभर के सामने आते। हो सकता था कि जो आंकड़ा अभी आपको दिख रहा है उसमें बीजेपी कुछ और घट जाती है ना, और इंडिया गठबंधन कुछ बढ़ जाती, नीतीश जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को पहले एज्यूम कर लिया था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने पहले इसको महसूस कर लिया था कि नीतीश कमजोर कड़ी नहीं है, कि नीतीश कमजोर। देखिए, नीतीश के साथ बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, नीतीश बेईमान नहीं है। अच्छा। और ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये पूरा हिंदुस्तान। आज नरेंद्र मोदी के ऊपर भी उनके जो दोस्त हैं अडवाणी अडानी जो भी हों, है ना, और ये अंबानी अडानी की चर्चा उनके साथ चलती है। उनके बारे में कहा जाता है कि भाई उनको ये लाभ देते हैं, लाभ देते हुए दिखा भी है। नीतीश कुमार के साथ ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के दामन पे कोई दाग नहीं है, बेदाग चेहरा है। और नीतीश कुमार का ये जो बेदाग चेहरा है, ये पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक दूसरा भूचाल ला सकता था अगर नीतीश इंडिया गठबंधन के हिस्सा होते तो। अब इसको थोड़ा दूसरे रूप में इसकी व्याख्या समझिए। 2019 में कोरोना आया जी। कोरोना के समय में क्या करना था? इम्यूनिटी डेवलप करना था, बढ़ाना था जी। सरकार ने डोज बनवाया, बूस्टर डोज, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, फिर बूस्टर डोज। डोज में क्या दिया? इम्यूनिटी बूस्टर। अभी लोग उससे मर रहे हैं, ठीक है। नहीं, अभी मर नहीं रहे हैं, उसमें एक आध केस इस तरह के आते हैं। रिसर्च नहीं माना गया। फैक्ट तो ये मान के चलिए कि इस देश के नागरिकों को, इस देश के वैज्ञानिकों का मैंने आभार मानना चाहिए
कि जितनी जल्दी इस बार काम किया, सरकार ने भी काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के कई देशों में जो सीरम का जो वैक्सीन था, उस वैक्सीन ने कमाल किया है ना। हाँ, तो वो बात चर्चा क्यों हम जो चर्चा कर रहे थे, आप ये समझिए 2014 बीजेपी का इम्यूनिटी बहुत टाइट था, 2014 से भी ज्यादा टाइट हो गया। लेकिन 2024 आते आते कोरोना संक्रमण जो है, वो संक्रमण थोड़ा धड़ा है ना, और इम्यूनिटी कमजोर हो गया। इम्यूनिटी बूस्टर कौन हुआ? ठीक है, तो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर कौन आए? इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे आए चंद्रबाबू नायडू। अच्छा। और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे आए नीतीश कुमार। अच्छा। अब क्या है कि हम तो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, है ना। अगर आप में से हट जाएंगे तो आपकी ताकत कमजोर हो जाएगी, है ना। इधर भी लोग हैं, हटने नहीं देंगे, हटने की कोशिश करोगे तो तोड़ देंगे। अच्छा। अमित शाह ने एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, वो ऑपरेशन क्या है? वो ऑपरेशन ये है कि कहीं से भी गठबंधन, मतलब हमारी सरकार के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए, जो 272 भाजपा के लिए 272 का जो जादुई आंकड़ा है, उस आंकड़ों को पूरा करने के लिए जहां से भी लोग टूटे, तोड़िए, हाँ, उनको तोड़िए और तोड़ के अपने साथ मिलाइए। और ये घटनाक्रम चलेगा। मतलब ये शुरू हो गया, ये खेला शुरू हो चुका है। अब ये समझिए, अब क्या है, जो लोग नाखुश होंगे, है ना, उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। एक बात तो आप समझ लीजिए कि 2014 और 2019 में जो भाजपा की सरकार चली, और जितना बेहतर तरीके से सरकार चली, वो स्थिति 2024 से 2029 की नहीं चलेगी। और अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले समय में, कुछ दिनों में, भारतीय जनता पार्टी इतना दबाव बीजेपी पे पड़े कि बीजेपी सत्ता छोड़ दे। ये भी हो सकता है। ये इस संभावना से भी आप देखिए, राजनीति में संभावना, जोड़ तोड़ की राजनीति ना हुई तो ये होने की संभावना देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति तो होगी ही होगी, है ना। और भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर है। आप देख लीजिए कि पिछले बार चुनाव जो हुआ था गोवा में, तो गोवा को जो चुनाव हुआ था, गोवा के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, बावजूद इसके सरकार गोवा में नहीं बनी। अभी बिहार की राजनीति में जो गर्माहट है, उस गर्माहट का सबसे बड़ा कारण क्या है? 2025 का चुनाव, विधानसभा का। अश्विनी चौबे जो है, अश्विनी चौबे और सम्राट चौधरी दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। अच्छा। अश्विनी चौबे और सम्राट चौधरी दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, है ना। सवर्ण चेहरा में अश्विनी चौबे भी एक मजबूत चेहरा है ना। मजबूत चेहरा इन द सेंस कि जब से चुनाव लड़ रहे हैं आज तक नहीं हारे। तो संगठन में तो ऐसे भी अश्विनी चौबे सबसे मजबूत है। हाँ, अच्छा, सम्राट चौधरी की अपेक्षा अश्विनी चौबे की स्थिति है कि अश्विनी चौबे संगठन में भी मजबूत है। अश्विनी चौबे संघ से भी जुड़े हुए हैं। और अश्विनी चौबे के साथ एक और जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो ये है कि अश्विनी चौबे की जिंदगी बीजेपी से शुरू हुई और आज तक बीजेपी में है। अच्छा। सम्राट चौधरी तो कई दलों से घूम के आए हैं। ये बात तो अश्विनी चौबे ने ये बात कही, अश्विनी चौबे ने बात कही कि जो भाजपा का मूल है वही बीजेपी का नेतृत्व करेगा। अच्छा। दूसरा नहीं करेगा, है ना। तो ये सुगबुगाहट बनी। और मैंने पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कहा था कि सम्राट चौधरी की गद्दी जा सकती है। मतलब अश्विनी चौबे को भी समझ में आ गया है कि सम्राट के खिलाफ खिचड़ी पक रही है। अश्विनी चौबे को भी समझ में आ गया कि देखिए, सम्राट चौधरी को समझ में आ गया कि उनके खिलाफ में खिचड़ी पक रही है। अच्छा, है ना। दूसरा, नीतीश कुमार भी सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करते हैं। हाँ, बीच मीटिंग में से जाना पड़ा। हाँ, बीच मीटिंग में से जाना पड़ा। आप जब केमिस्ट्री भी देखेंगे ना, जब दोनों उप मुख्यमंत्री बैठते हैं और बीच में मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो केमिस्ट्री भी मैच नहीं करती है, जो चेहरे पे झलकती है ना। होता यह है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपके मिलने का जो अंदाज होता है, उस समय जो आपके चेहरे के भाव होता है, उस भाव से ये बताया जा सकता है कि साहब इनकी केमिस्ट्री कैसी है। तो केमिस्ट्री तो ना विजय सिन्हा से मिलती है और ना ही केमिस्ट्री सम्राट। दिल नहीं मिलता है, सिर्फ दल मिला हुआ है। दल मिला हुआ है, राजनीति है, राजनीति में सब चलता रहता है। तो मैं वही बोल रहा था कि अभी जो भूचाल आया हुआ है, और आपको बताते हैं 29 और 30 ये 2 दिन जो संसदीय दल की बैठक है नीतीश कुमार की दिल्ली में, तो 29 और 30 के बाद अगर चीजें दुरुस्त नहीं हुई, जैसे नीतीश जी का एक डिमांड है 2024 के दिसंबर तक में चुनाव हो जाना चाहिए, महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ चुनाव संपन्न करा दिया जाए, है ना। और नीतीश जी जो ठान लेते हैं उसको करते हैं। एक डिमांड उनका वो है। या अगर वो डिमांड नहीं होगा,
है ना। तो अब नीतीश जी का क्या डिमांड है कि 140 सीट पे वो खुद लड़ेंगे और बाकी सीटों पर बीजेपी और बीजेपी का जो एलिज है वो आपस में बांट ले, है ना। वहां भी नीतीश जी का खेला वही है कि अगर 140 पे लड़ेंगे, है ना, और तब मान लीजिए हम अगर मजबूत स्थिति में रहेंगे, बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, तो हमेशा सरकार हमारे हाथ में रहेगी। और जादुई आंकड़ा बिहार का क्या है? 122। हाँ। 140 पर लड़ेंगे और अगर अपने बूते पर बहुमत में आ गए, अगर अपने तो मेरी निकल पड़ी, ठीक है, तो नीतीश जी के तो मान लीजिए नीतीश जी के दोनों हाथ में लड्डू है। हाँ। लालू जी भी अपना दरवाजा नीतीश जी के लिए खोल के रखे हैं, है ना। और भारतीय जनता पार्टी की तो मजबूरी ही है, क्योंकि इन्हीं के बैसाखी पे उनकी सरकार चली हुई है। कल जो नीतीश कुमार की मीटिंग है उसमें सम्राट चौधरी को हटाने की बात हो सकती है क्या? देखिए, सम्राट चौधरी को हटाने की बात हो चुकी है। अच्छा, नीतीश जी ने अपना फरमान बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को समझा दिया है, अरे वाह, है ना। और आप देखिएगा, अभी मीडिया के तरफ से खबर भी आ रही थी कि कल अचानक सम्राट चौधरी बहुत तेजी में गए, मुख्यमंत्री से मिले। सर, यही एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। किसी न्यूज चैनल ने ये बात नहीं बताई और यहाँ आपको ये जानकारी मिल गई, तो यही खबर दिखाने के लिए हम जाने जाते हैं। जी सर। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सम्राट चौधरी का जाना तय है। सम्राट चौधरी या तो उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ें या फिर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का पद छोड़ें, दोनों में से कोई एक पद उनको छोड़ना है। बहुत संभावना है कि कहीं दोनों पद न उनके हाथ से चला जाए। जदयू कोटे से भी किसी उप मुख्यमंत्री की जदयू ऐसी तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी नीतीश जी का हैंड अपर हैंड है और बीजेपी में जो इस तरह की स्थितियां, इस तरह की जो बयानबाजी शुरू हुई है, उस बयानबाजी के पीछे भी आप नीतीश जी का शार्प माइंड समझ सकते हैं। ये मान सकते हैं कि ये जो बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं वो नेता नीतीश जी के कंसेंट में दे रहे होंगे, ताकि गर्माहट जो है वो गर्माहट बढ़ी रहे और नीतीश जी जो चाहें, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से करा लें। अब जैसे विजय सिन्हा ने भी कहना शुरू कर दिया और सोनी चौबे ने कहना शुरू कर दिया कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, है ना। तो नीतीश जी के सामने बड़े भाई की भूमिका में रहोगे, ये तो नहीं चलेगा। ये ना चलबो। हाँ, ये ना चलबो। मतलब नीतीश जी खामोश क्या हुए, लोगों ने जो है उनके सीट पर ही दावा बोलना शुरू कर दिया। आप ये मान लीजिए कि 29 और 30 को जो संसदीय दल की बैठक है जनता दल यूनाइटेड की, उसमें सारे सांसदों के साथ राय विचार करने के बाद, जितने भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे राय विचार करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे बात करने के बाद, जो फर्स्ट वीक होगा, पहला सप्ताह बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल पैदा करेगा और ये पैदा होना ही है। 90% इसकी संभावना है। 10% में आप ये मान लीजिए कि नीतीश जी का जो जो डिमांड होगा सारा डिमांड बीजेपी मान लेगा। यहाँ तक कि ये भी मान लेगा जो विधानसभा चुनाव में 243 में 140 सीट पे आप लड़ लीजिए, बाकी में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि नीतीश जी का स्पष्ट मानना है कि आपने केंद्रीय नेतृत्व में हमको जो चाहिए था मंत्रालय, वो मंत्रालय भी आपने मुझे नहीं दिया, तो राज्य की राजनीति में तो मैं हीरो को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा, किसी स्थिति में नहीं करने दूंगा। और 2 उप मुख्यमंत्री में से एक उप मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड का होगा, मुख्यमंत्री यही रहेंगे और सरकार पे पूर्ण नियंत्रण इनका रहेगा। ये बातें अगर तय हो जाती हैं तो हो सकता है कि चुनाव का जो डिमांड है वो डिमांड फिलहाल रोक दिया जाए। लेकिन वो नीतीश कुमार हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को समझने के लिए हम लोगों को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इनके सारे लाइन ऑफ एक्शंस को देखना पड़ता है शुरू से लेके अब तक। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश के इतना विजनरी लीडर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, एक चीज हमको बता दीजिए कि नीतीश कुमार जो है मतलब ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जो कहेंगे भाजपा को मानना पड़ेगा। मजबूरी है। आज की तारीख में नीतीश जी अगर अपने आप को गठबंधन से वापस कर लेते हैं, है ना, ये कह करके कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, नीतीश जी के आने के बाद ऐसा थोड़ी है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था ना कि स्पीकर हमको दीजिए, है ना, नहीं मिला स्पीकर। तो भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सारी नीतियों में अव्वल है और वो अपनी प्लानिंग करके बैठा है कि स्पीकर तो नहीं देंगे, और स्पीकर दे दिया। और स्पीकर ही नहीं दिया, स्पीकर देने के साथ साथ स्पीकर को ये टिप्स भी दे दिया
कि कैसे हड़का के रखना है कैसे चलाना है। और कैसे चलाना है। आज देख लीजिए आज की स्थिति। हाँ। राहुल गांधी ने जब नीट के मामले पे बात करना शुरू किया तो माइक ऑफ कर दिया गया। ये खबरें आई निकल, ठीक है, ये खबरें निकल के आई है ना। कल चंद्रशेखर जब बहस अपना शपथ ग्रहण करने जा रहे थे तो शपथ ग्रहण के समय जिस समय उन्होंने जय भीम और जय संविधान की सारी बातें कही है ना, तो उस पर किसी ने कटाक्ष किया, तो कटाक्ष किया तो चंद्रशेखर ने भी उसी तरीके से प्रत्युत्तर दिया है ना। और हुड्डा जो कि सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने जब बयानबाजी की, उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने क्या गलत कह दिया है ना। तो जिस तरीके से ओम बिरला ने रिएक्ट किया है ना, वो संसदीय परंपरा नहीं है। होता ये है, क्या जरूरत थी इतने दिनों बाद आपातकाल की बात करने की? देखिए आपातकाल तो राजनीति। 2 मिनट का मौन। एक बात मुझे बताइए, आप आपातकाल की बात करते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे फैसले हैं जो फैसले विम में आके, जोश में आके इस सरकार ने भी किया है। आज अगर मैं कहता हूं आपसे कि अगर 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंप्लीमेंट किया तो आपने भी तो नोटबंदी किया, आपने भी तो उसी तरीके से किया। और नोटबंदी में आज तक आप फिगर नहीं दे पाए, आज तक आप फिगर नहीं दे पाए कि कितने नोट आए। जितने जाली नोट थे पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, उस सारे जाली नोट 1 नंबर के नोट में कन्वर्ट हो गए। इन्फ्लेशन की स्थिति बढ़ गई। आप देख लीजिए आज जो महंगाई की स्थिति है, महंगाई नोटबंदी के चलते वो स्थिति पैदा हुई है। और मैं आपको बताऊं कि उस नोटबंदी के समय में हम लोगों ने गांव की गरीब महिलाओं को रोते और बिलखते हुए देखा है, मरते हुए, है ना, मरते हुए देखा है। जिन लोगों ने 500 रुपया 100 रुपया करके 500 रुपया करके और 500 रुपया का नोट जमा करके अपने पास रखा है ना कि इसको हम सुरक्षित रखेंगे हमारे भविष्य के लिए, और उनका सपना बर्बाद हो गया। आज की तारीख में भी मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में भी सरकार अगर ऐलान कर दे कि आज हम पुराने जो नोट है उस नोट को हम बदलने की स्थिति में हैं, आप नोट ले आइए, तो मैं आपको बताऊं कि ओरिजिनल करेंसी में अरबों रुपए एक बार फिर से आ जाएंगे जो लोगों ने संभाल के रखे हैं अभी भी कि कल कहीं कुछ हो जाए, आस लगा के लोग बैठे है ना। साहब ये कौन सा कानून है? आपने जीएसटी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया। आज की तारीख में भी व्यापारी रोता है। आप व्यापार वर्ग में व्यापार करने वाले लोगों से आप जाके पूछिए, उनका दर्द आपको समझ में आएगा। बिल्कुल। तो तमाम तरह की ऐसी स्थितियां हैं, है ना। इसलिए अगर इंदिरा गांधी ने गलती की थी तो इस तरह की गलतियां आप भी कर रहे हैं। और इस देश की जनता को धन्यवाद है कि उसने मजबूत विपक्ष को इस बार खड़ा किया ताकि सरकार निरंकुश नहीं हो जाए। इस बार कुछ फैसले हैं, अंतिम सवाल है, बहुत ज़्यादा समय हो गया। इस बार कुछ फैसले हैं जो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री जी खुद अपने कलमों से नहीं ले सकते हैं। जैसे माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बनने के बाद एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे सीबीआई के डायरेक्टर का नियुक्त करना हो, और भी बहुत सारे संस्थानों में उनका भी उसमें सलाह जरूरी होता है। देखिए, नेता विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री के समकक्ष एक पद होता है। अच्छा, ठीक है। और बिना नेता विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए हुए आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इस बार तो बहुत कठिन रहेगा। हाँ, तो और सबसे ज्यादा इंडिया के बिजनेस मॉडल पे, क्योंकि राहुल गांधी का हमेशा ध्यान रहता है अडानी और अंबानी पे। देखिए, अडानी अंबानी पे एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए ऐसा नहीं है। जो व्यापार करता है ना, ऐसा थोड़ी है कि अडानी और अंबानी जो है वो इनको चंदा देता है और कांग्रेस को नहीं देता है। उसको जहां जरूरत होती है, जिसकी जरूरत। अच्छा एक बात जब जरूरत। अच्छा एक बात मुझे बताइए पुरुषोत्तम, इस बार राहुल गांधी का जो प्रचार रहा है या बीजेपी का जो प्रचार रहा है, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस कहां आपको कमजोर दिखी है प्रचार में? ये दावा करते हुए भी कि मेरे पास पैसा नहीं, कि सरकार ने हमारे खातों को सीज कर लिया। लेकिन मुझे बताइए कहां कांग्रेस कमजोर रही है? नहीं, कहीं कमजोर तो नहीं रही। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को 2-2 करोड़ रुपए भी दिए। अरे वाह, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को 2-2 करोड़ रुपए दिया चुनाव लड़ने के लिए। बड़ी बात थी, है ना। तो कांग्रेस भी कहीं कमजोर नहीं है। यही है, राजनीति करने वाले लोग हैं, हाथी का दांत खाने का और दिखाने का अलग होता है ना। तो कांग्रेस भी कमजोर नहीं है। और इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि हमेशा देश को मजबूत विपक्ष मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि बिहार से लेकर के इंडिया यानी भारत तक पार्लियामेंट सेशन 2024 में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ की फुल डिटेल, पूरी जानकारी, सटीक जानकारी हमने आपको दी। आगे भी हम इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे।
कल का दिन बड़ा दिलचस्प होगा और परसों का नीतीश कुमार क्या कुछ अहम फैसले लेते हैं उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।